नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आपको मैंने बताया था कि हमास इस बात पर राजी हुआ है कि वो चार ऐसे होस्टेजेस की लाशें जो हमास के कब्जे में रहते हुए मारे गए हैं, इजराइल को वापस करेगा। इसके लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब इन 4 लोगों में 2 छोटे बच्चे भी शामिल हैं और उन 2 छोटे बच्चों को लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है। पूरी दुनिया हमास की लानत मलामत कर रही है कि इन 2 छोटे बच्चों को क्यों मार दिया गया। पूरी दुनिया जब मैं कहता हूं, इसका मतलब होता है वेस्ट और वेस्ट के लीडर्स। तमाम सारी तस्वीरें आ रही हैं, ट्वीट्स आ रही हैं, फोटोज आ रहे हैं और बिल्कुल ठीक है। मेरा भी मानना है कि हमास ने अगर इन बच्चों को मारा है तो हमास की मलामत की जानी चाहिए, क्योंकि किसी को भी यह हक नहीं है कि वो छोटे छोटे बच्चों को मारे। बिल्कुल ठीक बात है। पहली बात तो यह कि अभी यह तय नहीं है कि इनको हमास ने मारा है या इजराइल ने मारा है। हमास का दावा है कि इजराइल ने इनको मारा है और इजराइल के जो एक्स चीफ हैं, आर्मी के जो एक्स चीफ हैं, वो पहले ही कह चुके हैं कि हनीबल जो तरीका उनका होता है, जिसमें अपने ही लोगों को खुद मार दिया जाता है कि वो दुश्मन के हाथ में ना पड़े, उसका इस्तेमाल उन लोगों ने किया है और खुद बहुत सारे इजरायलियों को मारा है। नंबर 1 तो ये, और नंबर 2 ये कि ये सारा का सारा दर्द मुझे सही लगता अगर यह दर्द तब भी होता जब वार नाम की यह लड़की, जिसका मतलब रोज होता है, गुलाब होता है, यह मार दी गई थी, जो 2 साल की भी नहीं थी। जब हिंद रजब को मार दिया गया था, जो 6 साल की भी नहीं थी। जब ओसामा नाम का यह लड़का, जो पंछियों से अपने प्यार के लिए जाना जाता था, मार दिया गया था इजराइल की आर्मी द्वारा। जब 5 साल के बच्ची के सीने पर गोलियां मारी गई थीं। ये सारे बच्चे जो आप देख रहे हैं, चाहे वो अदेन हो, चाहे ले हो, चाहे सदरा हो, चाहे बाकी बच्चे हों, ये सब बच्चे 2 या 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के थे, जिनको इजराइल की आर्मी ने बेरहमी से मार दिया था। और उस समय पूरा पश्चिम, पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका और पूरा इजराइल खामोश बैठा हुआ था, एंजॉय कर रहा था। किसी ने एक बार नहीं पूछा कि उन सैकड़ों बच्चों को क्यों मार दिया गया, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 1 साल भी पूरे नहीं किए थे। कोई मां की पेट में मार दिया गया, कोई अस्पताल में मार दिया गया, कोई मां की गोद में खेलते हुए गोली से मार दिया गया। 0 साल के बच्चे, 1 साल से कम उम्र के, जाने कितने बच्चों को मार दिया गया। हजारों फलस्तीनी बच्चे जब मारे जा रहे थे तो निकी हेली खामोश बैठी थी। निकी हेली ने आज जबरदस्त ट्वीट किया है इजराइल के बच्चों के लिए। मैं उसके साथ वो तस्वीर दिखा देता हूं जिसमें फलस्तीन के ऊपर जो मिसाइलें और बम फेंके जा रहे थे, उन पर निकी हेली सिग्नेचर कर रही थी। ये वही मिसाइलें हैं जिन्होंने फलस्तीन के बच्चों को मारा है, जिन्होंने फलस्तीन की औरतों को मारा है, गर्भवती औरतों को मारा है। तो आपके हाथ पर तो हजारों बच्चों का खून लगा हुआ है। आप किस हक से इजरायली बच्चों की मौत का दर्द मना रहे हैं? जब जंग होगी तो बच्चे मारे जाएंगे, और जब जब जंग रुकने की बात हुई, जब जब ऐसा हुआ कि जंग रुक जाए, सीज फायर हो जाए, तो आपके मुल्क अमेरिका ने हाथ खड़ा करके वो सीज फायर रोक दिया। आप चाहते थे कि जंग लगातार चलती रहे, और जब जंग लगातार चलती रहेगी तो लोग मारे जाएंगे। ये सब जानते हैं। ये सब जानते हैं कि हमास के लोगों ने जिन लोगों को अगवा किया था, उनकी जान खतरे में थी। पहले जो लेडीज बाहर आई, पहले जो मर्द बाहर आए, उनमें से कुछ बहुत अच्छे हालत में थे, कुछ उतनी अच्छी हालात में नहीं थे। हमास की अपनी मजबूरियां थीं। लिमिटेड सप्लाई में इन सारे लोगों को लगातार जगहें बदलते हुए रखना था कि कहीं इजराइल खुद इन्हें मार न डाले या फिर रिहा न करा ले। एक महिला का मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने लिखा था कि चूंकि मैं ज्यादा रिलीजियस थी, चूंकि मैं ईश्वर की ज्यादा पूजा पाठ करती थी, इसलिए मेरा ज्यादा ध्यान रखा गया। जितना ध्यान वो रख सके उन्होंने रखा। फलस्तीनी जो इजराइल की जेल से रिहा हो रहे हैं, उनकी हालात देखिए जरा सा कि किस हाल में उनको इजरायलियों ने रखा था, और उसके बाद दोनों के बीच में कंपेयर करके देख लीजिए। डॉक्टर हुसम अबू साफिया, बच्चों के डॉक्टर, जो अपने अस्पताल में, कमाल आदवान हॉस्पिटल में लोगों का इलाज कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। अब जाके हथकड़ी बेड़ियों में उनका एक वीडियो रिलीज हुआ है, जिसमें अपने मन की बात उनसे कहलवाई जा रही है। और अब यह खबर आई है कि शनिवार को, आने वाले शनिवार को, जो फलस्तीनी रिहा होंगे, उनमें शायद डॉक्टर अबू भी हों। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को आपने गिरफ्तार किया, उसके साथ सारा अत्याचार किया, उसका उत्पीड़न किया, और जाने कितने डॉक्टर्स को, जाने कितने हेल्थ वर्कर्स को आपने मार डाला। और आप चाहते हैं कि आपके नागरिकों पर कुछ ना हो।
जब आप इतना सारा जुल्म कर रहे थे और हमास के लोग इसको सुन रहे होंगे, तो जो आपके लोग हमास के पास होंगे उनको लेकर हमास के मन में क्या आया होगा, यह बात तो आप बहुत कायदे से समझ सकते हैं। आज भी हालत यह है कि जो टैक्स के पैसे हैं, जो फलस्तीनियों के टैक्स के पैसे हैं, स्मारिच उसमें से $90 मिलियन दबा कर बैठ गया है कि यह पैसा फलस्तीनियों को नहीं मिलेगा। जंग से आपकी हालत यह हो गई है कि आपने जेरूसलम में हाउस टैक्स 70% बढ़ा दिए और वहां के लोग परेशान हैं। आपकी इकॉनमी लगातार गड्ढे में जा रही है, आपका करेंसी नीचे जा रहा है, आपका मार्केट नीचे जा रहा है। वैसे तो हमारे यहां भी जो शेयर मार्केट है उसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं है और शेयर मार्केट में लोगों के पैसे डूब रहे हैं। अगर कायदे से सोच समझ के होशियारी से आप पैसा नहीं लगाएंगे तो शेयर मार्केट आपके लिए खतरे की चीज हो सकता है। इसीलिए एक सलाह मैं लेकर आया हूं, सुन लीजिए। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहना और उसको प्रेडिक्ट करना अब बहुत सरल हो चुका है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे बन सकते हैं और स्टॉक मार्केट आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है। अब काफी लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें चाहे मार्केट अपर जाए या नीचे, दोनों सिचुएशन में अच्छी कमाई होती है, वो भी कम टाइम में। पर मार्केट के इतने टेक्निकलिटीज के साथ लोगों को पता नहीं होता कि शुरुआत कैसे करना है, और इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं एक बहुत ही आसान और शानदार ऐप से, जिसका नाम है मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है और सबसे बढ़िया बात यह है कि इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर कोई मेंटेनेंस चार्ज या साल भर का भारी भरकम फी नहीं लगता। सिर्फ एक बार ₹99 का लाइफ टाइम चार्ज और बस। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसे कैसे यूज करते हैं। मैंने यहां खोला मार्केट वुल्फ का ऐप और पिन डाल के लॉगिन कर लिया। मैंने सेलेक्ट किया इजी वे टू ट्रेड वाला ऑप्शन। अब मैं सेलेक्ट कर सकता हूं कि मुझे किस में ट्रेड करना है। चलिए मैं निफ्टी चूज कर लेता हूं। यहां दिख रहे ट्रेंड्स के मुताबिक मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। अब एक अमाउंट डिफाइन करके मैं सेलेक्ट कर लेता हूं ऑप्शन, और लास्ट स्टेप में मुझे चूज करना है फास्ट या फास्टर। प्रॉफिट ज्यादा रखने के लिए लेट अस चूज फास्टर प्रॉफिट्स, और बस हो गया। अब यहां मैं अपना ट्रेड मॉनिटर कर सकता हूं। देखिए, इस ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत कम इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ही ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और इनकी एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। अगर आपका ट्रेड एक लॉस की लेवल, नुकसान के एक लेवल पर पहुंच जाता है तो यह खुद ही उस पर स्टॉप लगा देता है, ताकि आपका ज्यादा नुकसान नहीं हो। इनका जो ब्रोकरेज भी है वो भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोवेस्ट ब्रोकरेज है, मतलब यह आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छी डील है। अब यहां बैठ के आप लाइव मॉनिटर कर सकते हैं अपने ट्रेड को, और इतनी आसानी से यहां ₹1248 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, जो है 8%, वो भी इतने कम टाइम में। मार्केट वुल्फ का ऐप आपको पूरे तरीके से ट्रेडिंग में हेल्प करता है। इनकी एक डेडिकेटेड टीम है सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की, जो आपको रोज फ्री में रिकमेंडेशन देती है। तो अगर आपको आइडिया नहीं है कि किस में ट्रेड करना चाहिए तो टेंशन मत लीजिए, बस इनके फ्री ट्रेड रिकमेंडेशंस को फॉलो कीजिए और आसानी से एक क्लिक में ही ट्रेड कीजिए। देखिए, ये चार्ट इनका पास्ट एनालिसिस है, 12 फरवरी का ही है, जहां ट्रेडर्स ने ₹12,825 का प्रॉफिट बुक किया था, वो भी एक दिन में। सिर्फ इनके रिकमेंडेशन के जरिए इनका कोई कमीशन नहीं होता है इस पर, यह पूरा प्रॉफिट आपके अकाउंट में आता है। क्योंकि यह ऐप यूज करना इतना इजी और सेफ है, आप तुरंत जाके इसको चेकआउट कर लीजिए। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में अटैच है और कमेंट में भी पिन कर दिया है। गो एंड चेकआउट मार्केट वुल्फ। इसके बाद भी मैं यही कहूंगा कि शेयर मार्केट खतरे की जगह है। आपका पैसा आपका है, बड़ी मेहनत का पैसा है। बहुत सोच समझकर पैसे लगाइए और बहुत सोच समझकर देखिए, उन पैसों से आपको प्रॉफिट होना चाहिए, क्योंकि पैसे आपके हैं। खैर, लौटते हैं इजराइल की तरफ। तो मार्केट डाउन जा रहा है, बैंकों की हालत तबाह है, लोग इजराइल छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन इजराइल को जंग करनी है। इजराइल को हर हाल में जंग करनी है। अभी मैं खबर पढ़ रहा था कि एक साहब हैं, एक पार्टी है जो नेतन्याहू को समर्थन करती है, उसका कहना है कि अगर सेकंड फेज का सीज फायर हुआ तो हम क्या करेंगे, हम समर्थन वापस ले लेंगे। नेतन्याहू लगातार बोल रहे हैं कि सेकंड फेज का जो बातचीत होगी उसमें शर्त यह होगी कि गजा के अंदर कोई हथियार ना हो और हमास गजा छोड़ के चला जाए। क्यों चला जाए? आपके कहने से चला जाएगा। हमास कोई आसमान से नहीं आया है, हमास को फलस्तीन के लोगों ने चुना है। आपने बड़ी कोशिश की हिजबुल्लाह को खत्म करने की, हुआ क्या? जब आपने अपनी आर्मी वहां से बाहर निकाल ली, जब आपको मजबूर होना पड़ा वहां से अपनी आर्मी निकालने के लिए, तो जो लोग वापस लौट के जा रहे हैं उनके हाथों में हिजबुल्लाह के झंडे हैं। आपके अखबार यह खबर छाप रहे हैं और बड़े आश्चर्यचकित हैं कि लोगों ने हिजबुल्लाह का झंडा क्यों थाम रखा है।
हिजबुल्लाह का झंडा लोगों ने इसलिए थाम रखा है कि अकेला हिजबुल्लाह है जो उनकी हिफाजत करता है, जो उनके वतन की आजादी के लिए खड़ा होता है। और इसीलिए जब आपके अपने अखबारों में, जेरूसलम टाइम्स वगैरह में छपता है कि हमास गजा में वैसे ही है जैसे हिजबुल्लाह लेबनान में वैसे ही रूल करना चाहता है, तो बिल्कुल सही छपता है। इतनी सारी तबाही के बाद भी अगर गजा के लोग हमास के साथ खड़े हैं, इसका मतलब उन्हें पता है कि हमास अगर नहीं होगा तो इजराइल किस तरह से उनको तबाह बर्बाद कर देगा। ट्रंप भाषण देते हैं कि गजा को खाली कराया जाएगा। इस खाली कराने और ट्रंप की कोशिशों और नेतन्याहू की कोशिशों और खाली ना होने के बीच कौन है? अकेला हमास है। चूंकि हमास के पास हथियार हैं, चूंकि आपके अगवा किए हुए लोग हैं, इसलिए आप चाह के भी वो नहीं कर पाते हैं जिसके लिए आपका दिल मचलता रहता है। अब जब सेकंड फेज की बातचीत होनी है तो एक तरफ ये सारे तमाशे हो रहे हैं और एक तरफ नेतन्याहू ने अपने करीबी एक सलाहकार को इस बातचीत के लिए भेजने का तय किया है। मैं आपको बताऊं, सेकंड फेज की बातचीत होगी। सेकंड फेज में भी जो कुछ तय हुआ है, ज्यादातर चीजें होंगी। ये रोकते रहे कि गजा के अंदर नए सिरे से कंस्ट्रक्शन ना हो पाए, उसके लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो ना जाए। और अब इन्हीं के अखबारों को छापना पड़ रहा है कि गजा के अंदर इस तरह के इक्विपमेंट पहुंच रहे हैं जिससे रबल भी साफ होगी और नया कंस्ट्रक्शन भी होगा। वो गजा है, इतने बच्चों के मरने के बाद भी वहां बच्चे उस रबल के बीच में, उस खंडहर के बीच में, उस तबाही के बीच में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, लेकिन अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। कल हमास ने एक बयान जारी किया, देयर विल बी नो माइग्रेशन एक्सेप्ट फॉर जेरूसलम। किसी तरह का माइग्रेशन नहीं होगा, हम कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर जाएंगे तो जेरूसलम में जाएंगे, जेरूसलम को अपनी राजधानी बनाएंगे, ये हमास ने कहा। और हमास जो ये कह रहा है, दरअसल हर फलस्तीनी के मन में है। अमेरिका के भरोसे बैठा हुआ है इजराइल, अमेरिका के भरोसे बहुत सारे अरब मुल्क भी बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जुमे के दिन अरब मुल्कों की मीटिंग होनी है, जिस मीटिंग में यह तय होना है कि गजा का रिकंस्ट्रक्शन प्लान कैसे शुरू हो। इस बीच में दुबई से भी एक बयान आया, दुबई के शेख का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप की जो योजना है हम उसका समर्थन नहीं करते। दुबई किधर खड़ा है यह समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। इसके बारे में पहले मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुका हूं कि यूएई किधर खड़ा है, यह समझ पाना बहुत मुश्किल काम है। खैर, मैं ये कह रहा था कि अमेरिका के भरोसे इजराइल है, अमेरिका के भरोसे यूक्रेन भी था। बहुत उछल रहा था जेलेंस्की, जो बेसिकली एक कॉमेडियन है, कॉमेडियन से वो बना है, क्या कहते हैं आपको, राष्ट्रपति बना है, और बहुत उछल रहा था। उसको लग रहा था कि रशिया को वो जीत सकता है। अमेरिका साथ खड़ा था, पूरा यूरोप साथ खड़ा था, नाटो में शामिल करने की बात थी, और इसी ने जेलेंस्की को इतनी हिम्मत दी थी कि वो रशिया को लगातार चुनौती दे रहा था। और पूरी दुनिया के अखबार, खासतौर पे वेस्टर्न अखबार, ये खबर चला रहे थे कि हमला रशिया ने किया है, यूक्रेन ने नहीं किया है। ये अमेरिकी अखबार ही कह रहे थे, मैं यहां बैठ के कुछ नहीं कह रहा हूं। हुआ क्या? ट्रंप ने सारी बिसात पलट दी। अब रशिया से बात हो रही है, सऊदी अरब में बैठकर रशिया से बात हो रही है। यूक्रेन को बुलाया नहीं गया। कल एक बयान जारी किया ट्विटर पर ट्रंप ने, और उसमें जेलेंस्की को कॉमेडियन कहा। और जहां सारे पश्चिम के अखबार यह कह रहे थे कि रशिया ने आक्रमण किया है, अब ट्रंप कह रहा है कि यूक्रेन ने आक्रमण किया है। अब यूक्रेन की हालत यह है कि लड़ाई तो वो लड़ नहीं सकता, यूरोप के सारे मुल्क तड़प के रह जाएंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। समझौता भी करना पड़ेगा, अपनी जमीन भी देनी पड़ेगी, और साथ साथ अमेरिका उसके संसाधनों पर, उसके मिनरल्स वगैरह पर कब्जा कर लेगा। यानी एक तो जेलेंस्की की कुर्सी जाएगी, जिसके बाद बहुत संभव है कि वो जेल में जाए, और दूसरा उसने अपने मुल्क को तबाह कर दिया। न केवल उसके मुल्क की एक जमीन का एक बड़ा हिस्सा रशिया के पास चला गया, बल्कि उसके मुल्क का जो फ्यूचर है वो अमेरिका के पैरों के नीचे आ गया। दूसरों के भरोसे जो जंग लड़ते हैं उनका यही हाल होता है। कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि इजराइल का जिस हद तक अमेरिका के अंदर दखल है यह मुश्किल आज लगता है, लेकिन जो आज मुश्किल लगता है कल को वो बदल भी जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को अमेरिका में कोई नया राष्ट्रपति बने, इजराइल को ऐसे ही अंगूठा दिखा दे, और इजराइल जो सीरिया से लेकर लेबनान तक में कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है, ग्रेटर इजराइल बनाने के ख्वाब देख रहा है, वो घुटनों पर आ जाए। आप सोचिए, इजराइल का अखबार बाकायदा संपादकीय लिख के यह सलाह देता है कि ईरान के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। वेस्ट जो है वो ईरान से बात करने की कोशिश कर रहा है, इस बीच में ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक कर देना चाहिए इजराइल को। बच्चों का खेल नहीं है, यह जानता है इजराइल भी अच्छी तरह से। अगर अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ इजराइल के साथ खड़ा नहीं होगा तो ईरान का मुकाबला करना भी आसान नहीं होगा।
और ईरान के साथ जंग छेड़ने का मतलब होगा कई मोर्चों पर एक साथ जंग शुरू हो जाएगी। अभी तो हालत यह है कि हिजबुल्लाह को रोकने के लिए 5 जगहों पर 5 ठिकानों पर उसने कहा कि हमारी आर्मी रहेगी। अब यूएस और फ्रांस कह रहे हैं कि अपनी आर्मी हटा लो, वहां पे मर्सिनरीज रखे जाएंगे। 20 साल पहले जाइए, ऐसे ही ठिकानों पर इजराइल ने अपनी आर्मी रखी थी और भयानक नुकसान उठाया था हिजबुल्लाह के हाथों। जाने कितने लोग उसके एक एक करके मारे गए थे। अगर ये अड्डे बने रहे तो आगे भी यही होना है। तो अभी तो आप मामूली से हिजबुल्लाह को कंटेन नहीं कर पा रहे हैं और आपको लगता है कि ईरान के ऊपर आप हमला करेंगे और सब ऐसे ही बना रहेगा। लेकिन हमारे संस्कृत में एक कहावत कही जाती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बर्बादी सामने होती है तो आदमी का दिमाग पलट जाता है। यही हुआ है इजराइल में। जिस तरह का पागलपन नेतन्याहू ने पैदा किया है, उसके चलते वहां हर आदमी को यह लग रहा है, जो पागल हो गए हैं खासतौर पर, उनको यह लग रहा है कि नेतन्याहू जब जो चाहे वो कर सकता है। इजराइल इतना ताकतवर है कि जब जो चाहे वो कर सकता है। अरे अगर आप इतने ताकतवर हैं तो ना आप हमास को हरा पाए, ना आप हिजबुल्लाह को हरा पाए। और जब हमास और हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर पाए तो ईरान को खत्म करने की जो बात है वो खाम ख्याली से ज्यादा कुछ और हो ही नहीं सकती। हालत यह है कि अपनी हरकतों से आपने खुद को वहां पहुंचा दिया है कि इंग्लैंड जैसे देश में 1/3 क्रिश्चियंस, ईसाई, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इंग्लैंड की जो क्रिश्चियन जनता है, ईसाई जनता है, उसका 1/3 यह मानता है कि ज्यू जो हैं, ये जो यहूदी लोग हैं, ये होलोकास्ट को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। यानी जिस होलोकास्ट की बात कर करके आपने सारी दुनिया को हमेशा अपने अंगूठे के नीचे रखा, किसी ने कुछ किया तो उसको एंटी सेमेटिक कह दिया। एक किस्सा सुना दो, उसके बाद निकलता हूं। एक टैक्सी में एक साहब जा रहे थे, यहूदी थे और टैक्सी में जा रहे थे। अब टैक्सी में केवल 4 लोगों की सीट थी, 1+4 की सीट थी। 5 को नहीं बिठा सकता, अपना मुल्क तो है नहीं कि 3 की सीट पे 8 लोग बैठ के चले जाएंगे। तो टैक्सी वाले ने कह दिया कि भाई 4 लोग आपके बैठ सकते हैं, लेकिन 5 लोग मैं अपनी टैक्सी में नहीं बिठा सकता हूं। इसके बाद उन्होंने उसको ट्वीट कर दिया कि यह एंटी सेमेटिक है। यानी आपके परिवार में 5 लोग हैं, आप बड़ी टैक्सी नहीं मंगाओगे, कम पैसे में छोटी टैक्सी में जाना चाहोगे और अगर वो एडजस्ट नहीं करेगा तो उसको आप एंटी सेमेटिक कह दोगे। तो होलोकास्ट, एंटी सेमेटिक, ये सारी बातें कर करके जो आपने सारी दुनिया में ये बनाया था कि इजराइल के मुद्दों पर लोग नहीं बोलते थे, अब आपकी हरकतों से हालत ये हो गई है कि लोग उस पर भी सवाल उठाने लगे हैं कि वाकई होलोकास्ट में इतना कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। और अगर यही हरकतें जारी रहीं तो यकीन जानिए कि सारी दुनिया इजराइल के खिलाफ अलग अलग तरीकों से होती जाएगी और इजराइल के लिए अपना वजूद बचा पाना भी बेहद मुश्किल होगा। इसीलिए ट्रंप और नेतन्याहू दोनों के लिए बेहतर तो यही होता कि सीज फायर पूरा करते और फिर फलस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा देने की तरफ आगे बढ़ते। अगर ऐसा करेंगे तो सारा कुछ नॉर्मल होगा और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लाख कोशिश कर लें, फलस्तीनियों की जंग आजादी के पहले खत्म होने वाली नहीं है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे वीडियोस। आपके कमेंट से, आपकी बातों से जो ताकत मिलती है, उसी हिम्मत पर मैं लगातार यहां वो सच बोल पाता हूं जो गोदी मीडिया, चाहे हिंदुस्तान की हो चाहे दुनिया की हो, दिखाने की हिम्मत नहीं कर पाती। हमारे वीडियोस को देखिए, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। 3 रुपए रोज से भी कम पे यह मेंबरशिप हमारे लिए बड़ा सहारा होती है, बड़ी ताकत बनती है। आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, आप सीधे हमारी मदद कर सकते हैं। इन सब चीजों को करके आप हमें ताकत पहुंचा सकते हैं। साथ में शेयर मार्केट को लेकर जिस ऐप की मैंने बात की थी, मार्केट वुल्फ, वो ऐप का लिंक और डिटेल सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और पिन कमेंट में भी दे दिया है। आप खोल के देख सकते हैं और अगर काम का लगे तो उसको यूज भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।